Hello friends, today we are doing part 4 Introduction to Euclid Geometry chapter 5th. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि ये पोस्टुलेट एक कॉम्प्लेक्स पोस्टुलेट है, इसीलिए इस पोस्टुलेट को बहुत तरीके से मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाई करके उसके इक्विवेलेंट वर्जन्स प्रिपेयर किए गए। यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स को देखने के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे उस पोस्टुलेट को किस तरीके से मॉडिफाई करके उसके वर्जन्स प्रिपेयर किए गए। सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन इसमें किया गया वो ये था कि अगर एक फॉलिंग लाइन टू स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रही है, एक स्ट्रेट फॉलिंग लाइन टू स्ट्रेट लाइंस के ऊपर फॉल कर रही है और उनके जो इंटीरियर एंगल प्रिपेयर हो रहे हैं उन इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, then the straight line will never meet. That is, no intersection of line will take place when the sum of measures of interior angles on the same side of falling line is exactly 180 degree. यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि अगर इंटीरियर एंगल आपके 1 और 2 इन दोनों को सेम साइड वाले एंगल्स को आप एड अप करेंगे और इनका सम अगर 180 डिग्री आता है, इसी तरीके से सेम साइड के एंगल क्या है 3 और 4, इनको अगर हम एड अप करेंगे और इनका सम भी 180 डिग्री आता है तो ये जो लाइन है M एंड N, ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन वाज दैट टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल। Here you can see if line M and N intersect at a point, then these lines cannot be parallel. This situation will happen when the angle 1 and angle 2 is less than 90 degree each. Or you can say angle 1 plus angle 2 दोनों का टोटल सम लेस देन 180 डिग्री हो, तभी ये लाइन क्या करेंगी, मीट करेंगी और ये पैरेलल नहीं होंगी। और इसी चीज को इन्होंने एक तरीके से और मॉडिफाई करके कहा कि अगर एक लाइन L है और उस लाइन से बाहर कहीं पॉइंट P है, उस पॉइंट P से होती हुई एक लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे, वहां पर वो लाइन L के पैरेलल है, लाइन L के पैरेलल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी लाइन होगी जो L के पैरेलल है, कोई और दूसरी लाइन L के पैरेलल P पॉइंट से होती हुई ड्रॉ नहीं की जा सकती। अगर P पॉइंट से आप कोई और लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं L लाइन को मीट करेगी और वो L लाइन के पैरेलल नहीं होगी। यू कैन सी हेयर इजिली। एंड दिस मॉडिफिकेशन वाज गिवन बाय John Playfair. That's why this is also known as Playfair's axiom. John Playfair was a Scottish mathematician and he gave this axiom in 1729. Now, based on these axioms, or you can say then modified versions, a statement was also given. There exists a pair of straight lines that are everywhere equidistant from one another. This is also, you can say, the definition of parallel lines, but at that time this was just a statement. यहाँ पर इक्विडिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर लेंथ है और परपेंडिकुलर लेंथ को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट जो कि एक लाइन पर लाई करेगा फ्रॉम ए लाइन, फ्रॉम अदर लाइन आप कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट P एक लाइन पे लाई कर रहा है और दूसरी लाइन जो है L है और इसका ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है। इसी तरीके से अगर ये परपेंडिकुलर लेंथ जो है कहीं 2 या 3 जगहों पर दो लाइनों के बीच में अगर सेम आपको मिल रहा है, इक्वी डिस्टेंस मिल रहा है, तो उन लाइन को आप स्ट्रेट लाइन का पेयर कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि वो पेयर जो होगा वो पैरेलल लाइंस का पेयर होगा। यहाँ पर आपका जो L लाइन है और जो M लाइन है, M लाइन पर P पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और L लाइन पर Q पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो पॉइंट P का जो L लाइन से डिस्टेंस है और पॉइंट Q का M लाइन से डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, इक्वी डिस्टेंस है। डेट्स वाई ये दोनों लाइन क्या है, आपकी इक्वी डिस्टेंट लाइन है या पैरेलल लाइंस।
यहाँ पर एक चीज और आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि जो फिफ्थ पोस्टुलेट था यूक्लिड का, इसको जब प्रूव करने की कोशिश की गई कि इसकी ट्रुथ कितना सही है, इसको प्रूव करने का अटेम्प्ट्स किए गए, तो ये जो यूक्लिड के 4 पोस्टुलेट थे उनका कोई भी रोल नहीं था इसको प्रूव करने में। वो सारे के सारे 4 पोस्टुलेट फेल हो गए थे वहाँ पे। इसीलिए आगे चलकर नई डिस्कवरीज की गई और एक नई ज्योमेट्री को डेवलप किया गया जो कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री थी। नाउ हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 5.1 और ये सारे क्वेश्चन हमारे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में और आज की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो स्टेटमेंट से रिलेटेड आता है, जिसमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और उसके ट्रू या फॉल्स होने का रीजन भी हमें देना है। सबसे पहला स्टेटमेंट आता है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप ड्रॉ करके चेक भी कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये क्या है? यूक्लिड ने जो पोस्टुलेट 1 बना करके उसका एक्सॉम बनाया था, उस एक्सॉम का कॉन्ट्राडिक्शन है। उसमें उसने कहा था कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन दिया गया है, जबकि इसकी जगह क्या होना चाहिए? ओनली एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाता है। थर्ड जो स्टेटमेंट था ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। यस, ये आपका सही है। पोस्टुलेट 3 जो दिया गया था यूक्लिड के द्वारा, उसमें यही कहा गया था कि एक लाइन सेगमेंट है जैसे कि ये है आपके पास, इसको आप लेफ्ट राइट दोनों साइड पे जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, इनडेफिनेटली उसको इंक्रीज किया जा सकता है। If 2 circles are equal, then their radii are equal. Yes, this statement is also true. अगर आपके पास 2 सर्कल है और दोनों सर्कल इक्वल एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं, उनका सेंटर पे एक का सेंटर जो है दूसरे का सेंटर भी वहीं आ रहा है और एक का जो सर्कमफ्रेंस है उसको ओवरलैप कर रहा है दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस, तो उनकी रेडियस भी क्या होगी? इक्वल होगी। ट्रू है ये स्टेटमेंट भी आपकी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। हम यहाँ देख सकते हैं ए बी, पी क्यू, एक्स वाई ये सारे क्या हैं? लाइन सेगमेंट्स हैं। और अगर एक लाइन सेगमेंट इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो यहाँ पर आपको देखने को चीज मिल रही है क्या? कि आपकी 2 चीजें हैं और वो किसी थर्ड चीज के इक्वल है, तो वो दोनों चीजें आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। एग्जाम फर्स्ट ही था ये आपका, जहां आपको ये दिया गया था कि इफ 2 थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स देन दे विल ऑल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। तो वही वाला एग्जाम 1 आप यहाँ पे यूज करेंगे और उससे आपका ये प्रूव हो जाएगा ए बी इक्वल टू एक्स वाई। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें बताना है क्या? देखते हैं, चलिए। गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। हमें कुछ टर्म्स दी गई है, उनके लिए हमें डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या यहाँ पे कुछ और टर्म्स भी हमें जरूरी है जिनको हमें इनको डिफाइन करने से पहले डिफाइन करना पड़ेगा? व्हाट आर दे, वो क्या है, एंड हाउ माइट वी डिफाइन दैम। और आप उन्हें अगर पहचान लेते हैं कि वो टर्म्स क्या हैं जिनको आपको इनको डिफाइन करने से पहले डिफाइन करना है, तो आप उनको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? अपने खुद के व्यूज आपने देने हैं, इसमें कुछ अलग से नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल, स्क्वायर, इनको हमें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले देखिए पैरेलल लाइन को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे? अगर पैरेलल लाइन को हमें डिफाइन करना है तो हम कहेंगे कि आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में, एक स्ट्रेट लाइन ये है और एक ये, इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर वो थ्रू आउट सेम है तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। या यूं कह सकते हैं कि जो लाइन एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगी, द स्ट्रेट लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट बोली, उन स्टेटमेंट में हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स आए जिनको हमें फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे एक तो मैंने लाइन यूज किया, द लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स।
तो यहाँ पे मैंने एक लाइन वर्ड यूज किया है, और उससे पहले जो डेफिनेशन बोली थी उसमें बोला था इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज ऑलवेज कांस्टेंट देन दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्ड यूज आया है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैंने जैसे कि अभी बताया था क्या होता है कि हमें एक लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस बताना होता है। तो इन चीजों को हमें यहाँ पे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तभी हम पैरेलल लाइन्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड था क्या था, लाइन्स था, डिस्टेंस ऑफ द लाइन था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट के बारे में आप बता सकते हो, ये टर्म्स है जिनको हमें इनसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक बार हम सारा देख लेते हैं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी इनको डिफाइन करने से पहले, तो हम उनको डिफाइन करेंगे। फिर हमारे पास आता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होंगी, वो दो लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एट 90 डिग्री एंगल। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन दे आर नोन एज परपेंडिकुलर लाइन्स। तो यहाँ पे हमें लाइन और एंगल को डिफाइन करना पड़ेगा पहले, तभी हम परपेंडिकुलर लाइन्स को डिफाइन कर पाएंगे। इसी तरीके से आगे आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का पार्ट होता है, जैसे ये लाइन है आपकी, इस लाइन में एक पार्ट है ये, और इस लाइन सेगमेंट का ये जो पार्ट है ये इसके दो टर्मिनेटेड एंड है, यानी इसका एंडिंग पॉइंट है आपके पास। तो जो एक डेफिनेट लेंथ की जो आपकी लाइन होती है, उस डेफिनेट लेंथ की लाइन को ही हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्या कहा, ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इज नोन एज लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे आपको पॉइंट और स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप लाइन सेगमेंट को डिफाइन कर पाएंगे। फिर हमारे पास आता है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे हम, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से लेकर के उस सर्कल की जो बाउंड्री है, या आप कहेंगे उस ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया है, इस सर्कल तक का डिस्टेंस क्या होता है, आपका रेडियस होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्या होगा, Radius of circle is the distance between the center of a circle to any point lying on the circle, or you can say boundary. यहाँ पे हमें क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा, रेडियस को डिफाइन करने से पहले रिक्वायरमेंट है हमारी सर्कल की और सेंटर की। आगे हमें डिफाइन करना स्क्वायर को। व्हाट इज स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या है आपका, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी जो ऑल द फोर साइड्स हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है, और जिसमें जो एंगल बनते हैं वो सारे एंगल भी कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल ऑफ सेम मेजरमेंट, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर को डिफाइन करने से पहले जो डिफिकल्ट टर्म्स आई वो क्या थी, एक तो क्वाड्रिलेटरल थी, साइड थी, लेंथ थी, एंगल थी, इस तरीके की टर्म्स थी आपके जिनको आपको यहाँ पे डिफाइन करने की नीड है। तो हम उन टर्म्स को भी अब यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि वो टर्म्स अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आपको उन्हें डिफाइन भी करना है। तो हमने जो जो टर्म यहाँ पे फाइंड की है उनको हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे कि पॉइंट को फाइंड किया, लाइन को फाइंड किया, रे कह सकते हो, लाइन सेगमेंट कह सकते हो, एंगल कह सकते हो, इनको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो फॉर द डिजायर्ड डेफिनेशन हमें सबसे पहले पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट क्या होगा, एक स्मॉलेस्ट डॉट होती है जो कि शार्प पेंसिल या पेन से आप लगा देते हैं, जैसे कि ये डॉट आपकी क्या है, ये आपका पॉइंट है। इसका पोजीशन तो होगा बट इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। फिर हमारे पास आता है लाइन। लाइन क्या है, अगर आप पेपर को फोल्ड करते हैं, मान लीजिए आप इस पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड करने के बाद आपके पास ये क्रीज आ गई है, ये जो एक स्ट्रेट क्रीज आपको मिली है ये एक लाइन का एग्जांपल हो सकती है। स्ट्रेट क्रीज ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग ए पेपर। बेसिकली ये क्या होती है, स्ट्रेट होती है, और इसको आप जितना चाहें जिस भी डायरेक्शन में चाहें इंक्रीज कर सकते हैं इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन। बोथ द डायरेक्शन मतलब यहाँ पे लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में आप इनको इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है रे। रे क्या होता है, देखिए लाइन तो क्या था हमारा, अनटर्मिनेटेड एक स्ट्रेट लाइन थी हमारी, ठीक है, जिसका कोई एंडिंग नहीं था, इसको हम लाइन कहेंगे। जिसका कोई एंड ना हो, जो लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में आप बड़े आराम से इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। बट रे का क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट आप
या दूसरा एंड आप क्या कर सकते हो, किसी भी कितना भी आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो रे क्या हो गया, ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ओनली वन फिक्स पॉइंट एंड अदर पॉइंट इज नॉन टर्मिनेटेड। जैसे हम कहेंगे सन से आने वाली क्या होती हैं, रेज होती हैं, नॉट लाइंस, क्योंकि सन उनका एक फिक्स पॉइंट हो गया और उससे आगे की तरफ वो आ रही हैं, तो क्या है, रेज। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, लाइन सेगमेंट को आप फिक्स मानते हैं, इसका लेंथ फिक्स है कि जितना भी आपने लेंथ लिया है इसके दो टर्मिनेटेड एंड है, यानी कि इसको आप इधर उधर से और इंक्रीज नहीं कर सकते, तब तो ये लाइन सेगमेंट है। लेकिन इसको इधर और इधर से आपने इंक्रीज कर दिया, दोनों तरफ एरो लग गए तो ये क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, फिर ये लाइन सेगमेंट नहीं रहेगा। उसके बाद ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टर्मिनेटेड एंड, तो जिसके टर्मिनेटेड एंड होते हैं वही लाइन सेगमेंट होता है। फिर हम बात करेंगे प्लेन की। द सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल, द सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल या फिर सरफेस ऑफ शीट ऑफ पेपर आर वेरी क्लोज एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। ये जो पेपर है आपका, इसका सरफेस या आपकी दीवार का वॉल का सरफेस, वो क्या है, प्लेन की एग्जाम्पल है, एक प्लेन के एग्जाम्पल है, या यूं कहें जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। फिर हम एंगल की बात करेंगे। एंगल क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर रेज। देखो एक ही डायरेक्शन में नहीं है, कोलिनियर नहीं है, एक इधर से है एक इधर से। और रेज की बात की हमने, एक फिक्स पॉइंट से निकल रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। 2 नॉन कोलिनियर रेज हैं और उनका जो यूनियन पॉइंट होगा, जहां पे वो जुड़ रही हैं, यूनियन कर रही हैं, मीट कर रही हैं, वो पॉइंट आपका क्या फॉर्म करेगा, एंगल फॉर्म करेगा। सर्कल, सर्कल के बारे में हम कह सकते हैं कि एक प्लेन के अंदर ए सर्कल इज सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट whose distance from a fixed point remain constant। ये आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से आपने बहुत सारे डॉट लगाए हैं और इन डॉट का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर क्या है, सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका सर्कल बन जाएगा। और इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे, सर्कल का क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। तो ये ऐसे टर्म्स थे जिनको हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में क्या है हमारे पास, ए क्लोज फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। आपके पास 4 लाइन सेगमेंट है, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इन 4 लाइन सेगमेंट को जोड़ करके जो आपका एक क्लोज फिगर बन गया है, बंद फिगर जो है, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। इन्हीं टर्म्स पर बेस्ड आप फिर डिफाइन कर सकते हैं पैरेलल लाइंस को, परपेंडिकुलर लाइंस को, लाइन सेगमेंट को, रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर।